तो ये हमारा मनुष्य और सर्प का सेकंड वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके पहले उसको देख लीजिए। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने लेखक परिचय और जो ये कविता है, ठीक है, उसकी प्रथम तो 2 पंक्तियों के व्याख्या को, सप्रसंग व्याख्या को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रामधारी सिंह दिनकर जी जो है इसके रचनाकार, उन्होंने क्या बोला, महाभारत का जो युद्ध हो रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा है, और उस समय उस युद्ध में जो योद्धाएं हैं एक दूसरे के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, ठीक है, 2 दल है, ठीक है, एक कौरवों का दल है और एक पांडवों का दल है, वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। दोनों पे क्या हुआ है, दोनों पे ईर्ष्या जलन की भावना, कुटिलता की भावना दोनों पक्षों में सवार है। दोनों पक्षों के योद्धा उससे प्रभावित हो चुके हैं और क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी प्रकार से मारना चाहते हैं। और क्या हो रहा है, जिसके कारण वो अस्त्र का प्रयोग कर अपने विरोधी को मारना चाहते हैं, जिसके कारण विरोधी जो वहाँ पे युद्ध में जो घोड़े और जो हाथी है, ठीक है, उनका जो रक्त है, उनका जो मांस है, वो क्या हो रहा है, जमीन पे गिरा। उसी प्रकार उन अस्त्र शस्त्र के प्रहार से जो मनुष्य, उनका भी अंग कट के जमीन पे गिरा, उनका भी रक्त जमीन पे गिरा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा है, और दोनों का रक्त अर्थात पशुओं का रक्त और मनुष्य का रक्त, दोनों का रक्त एक साथ मिलकर बढ़ रहा है। ये सब हम लोग पहली पंक्ति में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। आज हम लोग अगली जो 3 पंक्ति है, इस कविता की अगली जो 3 पंक्ति, उसी के व्याख्या को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा महाभारत में जो अर्जुन और कर्ण है उनके विषय में आपको जानकारी दे दे। आप लोग ऐसे तो महाभारत देखे होंगे, पढ़े होंगे और अर्जुन और कर्ण के बारे में जानते ही होंगे। जो थोड़े बहुत नहीं जानते उनके बारे में हम थोड़ा बता दें। अर्जुन और कर्ण, अर्जुन जो थे वो कौन थे, पांडवों के नायक थे, पांडवों के धनुर्धर थे, वह बहुत बड़े धनुर्धर थे, ठीक है। और जो कर्ण थे वो कौन थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। वो भी क्या थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। धनुर्धर मतलब वे योद्धा जो तीर से दूसरे योद्धा को प्रहार करते, दूसरे योद्धा पे प्रहार करते, तीर चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं धनुर्धर, ठीक है। तो वो दोनों क्या थे, दोनों असल में दोनों एक दूसरे के भाई थे, सगे भाई थे, लेकिन वो दोनों अभी एक दूसरे के जो वास्तविकता है उनसे अपरिचित है। और वो क्या कर रहे हैं, जो ये है जो कर्ण है वो कौरवों का पक्ष ले रहे हैं, उनकी ओर से युद्ध कर रहे हैं, और जो अर्जुन है वो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के समक्ष है, दोनों धनुर्धर है और धनुर्धर से ही लड़ेगा, इसलिए दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे पे बाणों का प्रहार कर रहे हैं। उसी से ये जो पंक्ति है उसी से संबंधित है, उन्हीं दोनों से संबंधित है, इसीलिए हम उन दोनों के बारे में पहले आपको जिक्र कर दिए। अब थोड़ा पंक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो गतवर गहरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कन छन छन करते गर्जन गंभीर। आप लोग भी किताब निकालें, इस पंक्ति को पढ़े। क्या है, गतवर गहरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे, जूझ रहे कौनते कन छन छन करते गर्जन गंभीर। आप लोग भी किताब निकाल के इस पंक्ति को पढ़े, बहुत मजा आएगा, बहुत समझने में अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम जैसे बोल रहे हैं कि इस मनुष्य और सर्प जो कविता, उसके अगर भावार्थ किसी भी पंक्ति के अर्थ को समझना चाहते हो तो उसकी आप शब्दार्थ को समझ लीजिए, इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो गतवर मतलब ऐसे तीव्र गति से चलने वाले, जो भी तीव्र गति से, बहुत गतिमान गति, स्पीड से कोई चीज़ अगर चलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, गतवर। गहरे मतलब गेरुआ रंग। आप लोग महाभारत या रामायण देखेंगे तो वहाँ पे जो योद्धा हैं, जो भी महापुरुष होते थे, ठीक है, वो सब किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, गेरुआ रंग के कपड़े पहनते थे, ठीक है। सुघर मतलब सुंदर। भूधर मतलब नीर का निर्माण, फिर में हम लोग भूधर का अर्थ पढ़े थे। भूधर मतलब पर्वत, ठीक है। रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ, अर्थात जैसे होता है ना, मिट्टी से खेलोगे तो पूरा हाथ में क्या लग जाएगा, मिट्टी, तो हम बोलेंगे मिट्टी से सना हुआ। उसी प्रकार रक्त रंजित मतलब पूरा शरीर में रक्त लगा है, उसी को बोलेंगे रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ। जूझ रहे मतलब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कौनते मतलब तुम लोग को पता है, पांडवों की जो माता थी उनका नाम क्या था, कुंती। और कुंती के जो पुत्र है अर्थात जो अर्जुन, ठीक है, 5 पांडव थे, उन्हीं में जो अर्जुन था उन्हीं को प्यार से कौनते बोला जाता है। कौनते मतलब कुंती के पुत्र, और कुंती के पुत्र कौन है, अर्जुन, ठीक है। यहाँ पे कौनते बोलने का मतलब यहाँ पे अर्जुन के बारे में हम बात करें। पूछेगा एग्जाम में कौनते किन्हें कहा गया, तो कौनते अर्जुन को प्रेम से कौनते अर्थात कुंती का पुत्र कहा गया है। गर्जन मतलब वो चीज़ें जो आवाज़ करते, बोलते हैं ना बादल जब गरजता है तो बहुत घोर गर्जन हो रहा है, मतलब बहुत जोर से आवाज़ हो रहा है, ठीक है। गंभीर मतलब बहुत जोर से, गंभीर मतलब बहुत जोर से, जब भी आवाज़ होता है तो बोलते हैं घोर गर्जन हो रहा है, मतलब गंभीर बहुत जोर से आवाज़ हो रहा है। अब इसके हम लोग क्या समझेंगे, सप्रसंग व्याख्या को समझेंगे। तो पहले संदर्भ लिख लेते हैं। तो संदर्भ तो तुम लोग लिख ही चुका होगा या
लिख लो जल्दी से। क्या है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के पाठ मनुष्य और सर्प से लिया गया है, जिसके रचनाकार श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, प्रसंग को पढ़ने से पहले हम लोग व्याख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रसंग को समझते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि अर्जुन और कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बड़े तीव्र हैं, दोनों ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, दोनों ही पर्वत के समान विशाल है, दोनों के शरीर बाणों के आघात से खून से सन गए हैं, दोनों छन छन गंभीर गर्जन करते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने महाभारत में जो अर्जुन और कर्ण के मध्य जो युद्ध हो रहा है उसी दृश्य का वर्णन करते हैं। बोलते हैं दोनों ही बहुत तीव्र गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अर्जुन और कर्ण क्या हो रहा है, बहुत ही तीव्र गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं, दोनों ने गेरुआ रंग के क्या किए हैं, वस्त्र पहने हैं। ठीक है, और दोनों का शरीर जो है विशाल, बहुत बड़ा बड़ा शरीर है। ठीक है, मतलब आम आदमी की अपेक्षा, हम लोग की अपेक्षा थोड़ी बड़ी है, उनके शरीर जो है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो देखो ऐसा लगता है कि दो पहाड़, दो पर्वत एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जैसे दो पहाड़ कैसे होते हैं, बहुत विशाल होते हैं ना। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इन दोनों की शरीर की जो आकार है, काया है, उनकी तुलना पहाड़ों से, पर्वतों से करते हैं कि ऐसा लगता है कि दो पहाड़, दो पर्वत एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे की ओर बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। ठीक है, अर्जुन और कर्ण को देख के उनको ऐसा अनुभव होता है। रक्त रंजित शरीर, और दोनों क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है ऐसे बाणों का प्रहार कर कर्ण को मारा, और कर्ण क्या कर रहे हैं, बाणों के प्रहार से अर्जुन को मारा। अब बाई चांस एक तीर भी अगर शरीर में रख जाए तो वहां से क्या निकलनेगा, रक्त निकलने लगेगा। इसीलिए बोलते हैं दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बाणों के प्रहार कर रहे हैं, जिसके कारण क्या रहा है, दोनों के शरीर से क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है, जूझ रहे हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कौन कौन, कौनते कर्ण, कौनते मतलब अर्जुन और कर्ण, दोनों क्या रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छन छन करते गर्जन गंभीर। और तुम लोग देखा होगा महाभारत में जब भी युद्ध होता है तो एक बाण इधर चलाओ, एक बाण उधर चलाओ, तो दोनों के बाण जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जैसा लगता है विस्फोट हो रहा है, कुछ गर्जन हो रहा है। तो तुरंत पल भर में छन मतलब एक तीर चला दूसरा तीर चला, होता एक ये नहीं ना कि एक तीर चला आधा घंटा बाद दूसरा चल, ऐसा नहीं ना, तुरंत तीर चलाना पड़ता है। तो दोनों तीर एक दूसरे से चलाएंगे तो छन मतलब पल भर कुछ समय बाद क्या होगा, बहुत जोर से गर्जन होगा, बहुत जोर से आवाज हो रहा है। इस तरीके का दृश्य जो रामधारी सिंह दिनकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, गर्तबर गहरे सुघर भूधर से, सुघर मतलब सुंदर। ठीक है, दोनों क्या एक बहुत ही सुंदर है। ठीक है, भूधर मतलब पर्वत के समान विशाल है, रक्त रंजित मतलब रक्त से सना हुआ शरीर लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अर्थात एक दूसरे से बाणों का प्रहार कर रहे, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कौनते कर्ण, कौन अर्जुन और कर्ण एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, छन छन करते गर्जन गंभीर, और दोनों एक दूसरे पे बाणों का प्रहार कर रहे हैं, बाणों का प्रहार कर रहा है। बाण एक दूसरे से जब टकराता है तो क्या होता है, जोर से आवाज, विस्फोट जैसा आवाज होता है। इस तरीके का दृश्य वहाँ पे घटित हो रहा है, उसी का वर्णन अपनी पंक्ति के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर हमारे सामने करते हैं। फिर से एक बार व्याख्या को देखो। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अर्जुन और कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही बड़े तीव्र हैं, दोनों ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है, दोनों ही पर्वत के समान विशाल है, दोनों के शरीर बाणों के आघात से खून से सना हुआ है, सन गए हैं, दोनों छन गंभीर गर्जन करते हुए एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बाणों का प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पे सुघड़ मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जोड़ देना, दोनों क्या है, दोनों ही बड़े तीव्र गति से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, और क्या है, रक्त शरीर मतलब रक्त से सना हुआ शरीर लेके क्या है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं बाणों का प्रहार करते हुए, जिसके कारण क्या हो रहा है, बार बार बाण एक दूसरे से टकराने से क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, आवाज हो रहा है, भीषण गर्जन हो रही है। ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी अर्जुन और कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध का वर्णन करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में अर्जुन और कर्ण के बीच कैसे युद्ध रहा है उसी का वर्णन हम लोग के सामने करते हैं। तो आई होप तुमको समझ में आ गया, बहुत इजी है। ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ो, ये वाला एक बार पढ़ो। ठीक है, संदर्भ लिखो, प्रसंग तो खुद से पहले व्याख्या खुद से लिख लो, उसके बाद प्रसंग अपने से लिख लेना। ठीक है, तो तुम लोग को ये समझ में आ गया, इसको जल्दी से करो, उसके बाद चौथा पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। पहले इसको लिखो,
सो ये देखो हम लोग की जो चौथी पंक्ति है इस कविता की, उसके बारे में उसके सब प्रसंग व्याख्या को समझेंगे। इससे पहली वाली पंक्ति में हम लोगों ने समझा कि अर्जुन और कर्ण के मध्य क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब रामधारी सिंह दिनकर अर्जुन और कर्ण के मध्य क्या समानता है, दोनों में क्या इक्वल है, उसी चीज़ का वर्णन इस पंक्ति के माध्यम से हम लोग के सामने, हम लोग के समक्ष करते हैं। उसी चीज़ को पहले समझते हैं। तो पहले तुम लोग भी क्या करो, पंक्ति को उठाओ मेरे साथ। इसका उच्चारण थोड़ा मैंने तुम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, उच्चारण करते समय पहली बार गलत हो सकता है, इसलिए मेरे साथ इसका उच्चारण करना, ठीक है। तो समझो, दोनों रण कुशल धनुर्धर, दोनों समबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ घोर थी विसिख वृष्टि हो रही व्यर्थ, हो रही व्यर्थ, विसिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। अच्छे से उच्चारण को समझना, ठीक है। ये नहीं कि तुमको कविता लिखने देगा लेकिन एक समझ में आ जाएगा, तो उच्चारण अच्छा करोगे तो मजा आएगा तुमको, ठीक है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या समझेंगे, शब्दार्थ को समझते हैं। तो रण कुशल, रण मतलब तुम लोग को पता है, इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, रण मतलब युद्ध, और कुशल मतलब युद्ध में जो कुशल होते हैं, युद्ध में जो कुशल होते हैं, कुशल मतलब माहिर, एक्सपर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो युद्ध में जो कुशल होते हैं, माहिर होते हैं, उसी को हम बोलेंगे रण कुशल। धनुर्धर मतलब धनुष को चलाने वाले योद्धा, जैसे अर्जुन और कर्ण, यहाँ पे अर्जुन और कर्ण क्या धनुर्धर है, मतलब धनुष को चलाने वाले योद्धा है, ऐसे योद्धा जो धनुष को चलाए, धनुष का प्रयोग करे। सम, सम मतलब समान, सम मतलब समान, ठीक है, समान, इक्वल, ठीक है, वो समान नहीं, ठीक है, समान, समान मतलब दो चीज़ जब इक्वल होता है उसी को बोलते हैं समान। समर्थ, समर्थ मतलब योग्य। अमोघ, अमोघ मतलब अचूक, 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 ठीक है। विसिक, विसिक मतलब अग्नि, और वृष्टि मतलब तुम लोग को पता होगा वर्षा, ठीक है, वृष्टि मतलब वर्षा। तो ये तुम लोग उच्चारण कर लिए, इसको पढ़ लिए। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सब प्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो संदर्भ देखो, लिखो, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचरण के पाठ मनुष्य और सर्व से लिया गया है, जिसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। इतना तुम लोग को समझ में आ गया। प्रसंग हम लोग व्याख्या के बाद पढ़ेंगे, प्रसंग हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या के बाद पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको शब्दार्थ को समझ लिए ना, अब शब्दार्थ इसकी व्याख्या को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों यहाँ किन दोनों का जिक्र कर रहा है, जिक्र हो रहा है अर्जुन और कर्ण का। तो दोनों मतलब अर्जुन और कर्ण, तो दोनों अर्जुन और कर्ण क्या है, रण कुशल मतलब युद्ध में क्या है, माहिर, धनुर्धर मतलब धनुर्धारी, नर मतलब पुरुष। ये दोनों ऐसे पुरुष हैं, अर्जुन और कर्ण ऐसे पुरुष हैं जो युद्ध में क्या है, माहिर है। दोनों क्या है, धनुर्धर मतलब धनुष से युद्ध करने वाले योद्धा है, ठीक है। दोनों समबल मतलब दोनों का बल, किन दोनों का, अर्जुन और कर्ण, दोनों का जो बल है वो क्या है, एक समान है। समबल जो सामर्थ्य है दोनों का क्या है, एक समान है, दोनों इक्वल है। ये जितना बलवान है ये भी उतना ही बलवान है। दोनों समर्थ, दोनों क्या है, योग्य है। दोनों पर दोनों की अमुघ, और दोनों क्या करें, एक दूसरे के, इससे पहले वाले पंक्ति में पढ़े थे, दोनों क्या एक दूसरे के समीप बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों क्या एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अचूक बाणों की, बाणों से प्रहार कर रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है, ये जो है, ये देखो दोनों ही अपने समय के बहुत बड़े धनुर्धर थे, ठीक है। दोनों का निशाना कभी चूकता नहीं था। जिनका निशाना नहीं चूकता है उनके निशानों को हम बोलते हैं अचूक है। मतलब कुछ भी हम फेंके, जहाँ हम एम किए थे वहीं पे जाके वो लग जाएगा, तो हम बोलेंगे मेरा निशाना क्या है, अचूक है। उसी प्रकार दोनों अर्जुन और कर्ण दोनों ही बहुत बड़े धनुर्धर थे, ठीक है, और दोनों का निशाना कभी चूकता नहीं था। मतलब दोनों का निशाना क्या था, अचूक था। इसलिए बोला है दोनों पर दोनों की अमुक, मतलब दोनों ही एक दूसरे पे बाणों के द्वारा प्रहार कर। अमुक मतलब ना चूकने वाले, कभी ना चूकने वाला बाण, ऐसे बाण जो अर्जुन कर्ण की तरफ ऐसे बाणों से प्रहार कर रहे जो कभी नहीं चुकेगा, अर्थात अपने निशानों को भेद देगा। और कर्ण भी उसी प्रकार के बाणों का प्रयोग अर्जुन पर करते हैं। थी विशिष्ट वृष्टि हो रही व्यर्थ, लेकिन दोनों को जो बाणों का प्रहार करे एक दूसरे पे, अग्नि देखते होगे, जो सीरियल देखते होगे या पढ़े होगे, तो क्या होता है उस समय बाणों का जब प्रहार करते तो बाणों से अग्नि निकलता था या वर्षा निकलता था, किसी प्रकार का भी चीज़ निकलने लगता था, बिजली निकलने लगता था, ठीक है। तो बाणों में क्या होता है, मंत्र होता है। मंत्र शक्ति के द्वारा उस समय जब बाण चलाते थे वो लोग, तो क्या होता था उन बाणों से जिस मंत्र का, जिस देवता का आह्वान करते थे उसी प्रकार की वो बाण बन जाते थे। अर्थात हम अगर अग्नि देवता का आह्वान के अंग्री कुछ ऐसा मंत्र का प्रयोग किए जिसके कारण क्या होता, मेरे बाण, बहुत सारे बाण निकलेगा, सब पे क्या होगा, अग्नि लग जाएगा, और दूसरे जो मेरा विरोधी उसकी तरफ अग्नि की वृष्टि होने लगे। बाणों के द्वारा क्या होगा, अग्नि की वृष्टि होने लगेगी। तो दोनों ही क्या कर रहे, एक दूसरे पे अग्नि की वृष्टि कर रहे हैं, मतलब बाणों के द्वारा अग्नि की वृष्टि। दोनों के देखो, ये इधर से बाण चला रहे, ये इधर से बाण चला रहे, और दोनों क्या कर रहे, इनके बाणों में आग लगा है, इनके बाणों में भी आग लगा है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। लेकिन दोनों का जो प्रहार है, जो आक्रमण है, वो क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। क्यों
व्यर्थ हो रहा है? क्योंकि ये भी उतने ही शक्तिशाली, ये भी उतने ही शक्तिशाली, ये भी उतने ही बड़े धनुर्धर है, ये भी उतने ही बड़े धनुर्धर। ये जिन बाणों का प्रयोग करके इनको मारना चाहते हैं, ये भी उन्हीं बाणों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण दोनों बाण एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों की जो शक्ति है, जो मंत्र है, वो काम नहीं करता, दोनों जो बाण है वो क्या होता है, गिर जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पे अचूक बाणों की तो वृष्टि कर रहे हैं, अग्नि की वृष्टि कर रहे हैं, लेकिन दोनों समान रूप से शक्तिशाली, समान रूप से ज्ञानी होने के कारण ना इनका निशाना इन पे लग रहा है, ना इनका निशाना इन पे लग रहा है। दोनों ही आपस में टकरा के, दोनों बाण आपस में टकरा के क्या हो रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसकी माध्यम व्याख्या पढ़ते हैं, फिर समझ में आ जाएगा व्याख्या को अब लिखना कैसे। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी अर्जुन और कर्ण के मध्य के समानता का वर्णन करते हैं। समानता में उन दोनों के मध्य क्या इक्वलिटी है, क्या इक्वल है, क्या समान है, ठीक है, उसी का वर्णन करते हैं। दोनों ही धनुर्धारी, धनुर्धारी अच्छा से लिखना, धनुर्धारी युद्ध में कौशल है, धनुर्धारी युद्ध में कौशल है। दोनों ही धनुर्धारी जो है वो क्या युद्ध में कुशल है, कुशल मतलब माहिर है। दोनों का बल एक समान है, दोनों का जो बल है वो क्या है, एक समान है। किन दोनों का, अर्जुन और कर्ण का। एमसीक्यू में पूछेगा किन दोनों योद्धा का बल एक समान है, ठीक है, तो अर्जुन और कर्ण का। हम पीडीएफ भी दे देंगे, उसमें ये सब क्वेश्चन रहेगा, अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसीलिए एक एक चीज़ को, एक एक लाइन को अच्छे से समझा रहे कि एमसीक्यू भी आएगा तो तुम कर लेगा, एक बार इसको पढ़ के भी रहेगा ना तो तुम आराम से कर लेगा। दोनों समान रूप से समर्थ है, दोनों ही समान रूप से क्या योग्य है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर भीषण बाणों के से अग्नि की वर्षा करे, दोनों एक दूसरे पे क्या करे, बहुत सारे बाणों से क्या करे, अग्नि की वर्षा कर रहे हैं, पर दोनों का आक्रमण व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि दोनों का आक्रमण क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि ये जिन प्रकार के बाणों का प्रयोग करके इनको मारना चाहते हैं वो भी उन्हीं के बाणों का प्रहार करते हैं। दोनों बाण आपस में टकरा के दोनों मंत्र जो है वो शक्तियाँ खत्म हो जाती है और कोई किसी पे किसी का जो निशाना है वो नहीं लग पाता। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से जो रामधारी सिंह दिनकर है वो महाभारत के दो महान योद्धाओं, दो महान धनुर्धरों अर्जुन और कर्ण के मध्य क्या समानता है उसी चीज़ का जिक्र करते हैं। और दोनों एक दूसरे पे बाणों का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वो बाणों का प्रहार क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से उन्होंने बाण चलाए थे एक दूसरे की तरफ, वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है। समझ रहे हो ना, अर्जुन ने कर्ण की तरफ बाण क्यों चलाए होंगे, उनको क्षति पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए। और तो ये क्या हो रहा है, जो जिन मकसद से, जिन उद्देश्य से ये बाण चलाए थे वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कर्ण ने भी क्या किया, अर्जुन की तरफ उसी प्रकार के बाणों का प्रयोग किया और दोनों बाण आपस में टकरा के क्या हो रहा है, वहीं पे खत्म हो गए। इस प्रकार का दृश्य तुम लोग महाभारत में देखा ही होगा या रामायण में देखा ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार का दृश्य का वर्णन यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर अपनी इस चौथी पंक्ति के माध्यम से हम लोग के समक्ष करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे समझ लिए, ठीक है। प्रसंग में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से दिनकर जी अर्जुन और कर्ण के मध्य के समानता का वर्णन करते हैं, मध्य के समानता का वर्णन करते हैं। इसको अच्छी तरीके से लिख लो। हमको उम्मीद है तुमको अभी तक समझ में आ रहा होगा, कोई हार नहीं है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ो, शब्दार्थ को पढ़ो, अपने से लिख लो। एक बार इसको पढ़ो, शब्दार्थ को पढ़ो, अपने से आराम से लिख लो। तो जल्दी से इसको तुम लोग भी क्या करो, लिख लो। अब हम इसका पहले जो 5वां पंक्ति है उसको लिखेंगे, पहले इसको तुम लोग लिख लो, ठीक है। उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो अर्जुन और कर्ण के मध्य क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, दोनों एक दूसरे पे बाणों का प्रहार कर रहे हैं। उसी के आगे के दृश्य को रामधारी सिंह दिनकर ने इस पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो पहले इस पंक्ति को पढ़ते हैं, शब्दार्थ को पढ़ते हैं, उसके बाद व्याख्या आपको आप अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखो, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग तर्कस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग, ठीक है। ये हुआ इसका उच्चारण, आप लोग भी इसका उच्चारण अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब हम लोग इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं, फिर व्याख्या को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सर मतलब होता है तीर, सर मतलब क्या होता है, तीर। धनुष क्या होता है, इस प्रकार की जो आकृति होती है, इस प्रकार की जो आकृति जिस पे ऐसा लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, धनुष। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, तीर के प्रयोग से दुश्मनों पर प्रहार करते हैं। तो धनुष और तीर, तो तीर क्या है, धनुष में लगा के मारने वाला होता है। जैसे गन होता है, गन में गोली चलाया जाता है, उसी प्रकार धनुष होता है, धनुष में तीर लगा के मारा जाता है। तुम लोग को पता ही होगा, यहाँ फोटो आ रहा और भी तुम लोग देख सकता है, ठीक है। निसंग, निसंग मतलब होता है तर्कस। धनुष को जहाँ पे हम लोग रखते हैं, जैसे धनुष जो है उसको हम लोग जिसमें रखते हैं, जिस जो आकार आता है जिसमें हम लोग रखते हैं, कुछ पात्र रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तर्कस बोलते हैं। प्रचंड, प्रचंड मतलब भयानक। विषधर, विष मतलब होता है जहर, ठीक है। विष मतलब होता है जहर, वही जहर को धारण करने वाला या विष को धारण करने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे विषधर है, ठीक है। भुजंग, भुजंग मतलब सांप। सांप क्या करता है, सांप के अथी में क्या, सांप के पास क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। तो
विषधर यहाँ पे किसे कहा गया है? भुजंग को। भुजंग अर्थात सांप को, क्योंकि सांप के पास क्या होता है? जहर होता है। समझ में आ गया? विष का मतलब समझ गया, आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके व्याख्या को समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते। देखो, अर्जुन और कर्ण दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे बाणों का प्रहार कर रहे हैं। जो कर्ण है वो अर्जुन पे क्या कर रहे हैं? बाणों का प्रहार कर रहे हैं। अब देखो, इनके पास जो बाण थे वो खत्म हो गए, तो उन्होंने क्या किया? अब नए बाण यानी नए तीर लेने के लिए अपनी तरकस की ओर देखा। तरकस जो ये होता है, इस प्रकार की आकृति जो दिखाए थे या दिख रहे हो यहाँ पे, इस प्रकार की आकृति जिसमें हम लोग बाण को रखते हैं, ठीक है, उसकी ओर देखा। जैसे ही उसकी ओर देखा उसमें से एक सांप है। क्या है? एक सांप है जो क्या कर रहा है? फुंकार रहा है। यहाँ है ना फुंकार मतलब सांप की जो आवाज़ करके ऐसे फन निकालता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फुंकार रहा है, फुंकारना, ठीक है, फुंकार, ठीक है, फुंकारना, ठीक है, मतलब वही सांप की जो सिक करके जो आवाज़ होती है, जो ऐसे फुंकारता है, ठीक है, उसी को बोलता है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने तरकस की ओर देखा उसमें से एक सांप जो है अपना फन फैला है, फुंकार रहा है, अपनी आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है, और खड़ा हो गया उनके सामने। क्या हो गया? खड़ा हो गया। उसी दृश्य का वर्णन हम लोग के सामने रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति के माध्यम से करता है। अब उसी को अच्छे से कैसे समझता है देखिए। संदर्भ अगर बोलेगा इस पंक्ति का सब प्रसंग व्याख्या करें तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचलन के पाठ मनुष्य और सर्व से लिया गया है, जिनके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी अर्जुन और कर्ण के मध्य हो रहे युद्ध के बारे में कहते हैं कि जब कर्ण ने अर्जुन पर प्रहार करने के लिए अपने तरकस मतलब पता ही होगा, तरकस से तीर निकालने के लिए तरकस की ओर देखा तो उसी समय एक विषैला सर्प फुफकार की आवाज़ करते हुए तरकस से उठ खड़ा हो गया। समझ में आया ना? जैसे ही कर्ण ने क्या हुआ? अर्जुन पर प्रहार करने के लिए नए तीरों का प्रयोग, नए तीर निकालना चाहे अपने तरकस से, ठीक है, तो जैसे ही तरकस की ओर देखते हैं, ठीक है, तो देखिए तरकस में एक सांप कुंडली मार कर बैठा है। जैसे ही कर्ण उनकी तरफ देखते हैं, सांप क्या हुआ? फुफकारते हुए उठ खड़ा हो गया। इस प्रकार का दृश्य महाभारत में चल रहा है कर्ण के साथ। उसी प्रकार के दृश्य का वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे सामने इस पंक्ति के माध्यम से करते हैं। तो अभी तक हम लोग टोटल 1 से लेकर 5 तक पंक्तियों की व्याख्या को समझ चुके हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ये जो है इसकी तुम लोग अच्छे से लिख लेना, और इस पे आधारित जो क्वेश्चन होता है, MCQ होता है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ लिंक मिलेगा, उसके थ्रू तुम लोग जाके देख लेना। और फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसका जो आंसर होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक के थ्रू मिल जाएगा, PDF के थ्रू मिल जाएगा। तो जाके अच्छे से उसको लिख लेना, फेयर बना लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ईजी है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।